हेलो दोस्तों, मैं कुलबीर सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल एसएससी का तूफान में। देखिए, हमने आपको बायोलॉजी के अंदर पाचन तंत्र तक करा दिया है। आज हम आपको नेक्स्ट टॉपिक श्वसन तंत्र कराने के लिए जा रहे हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में बात करेंगे। देखिए, मनुष्य का श्वसन तंत्र जो होता है वो निम्नलिखित अंगों से मिलकर बना होता है। अब देखिए, जिसमें नाक, ग्रसनी, स्वरयंत्र, श्वास नली और फेफड़े आते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ और भी हैं जो सहायता करते हैं श्वसन क्रिया को करने में। अब देखिए कौन कौन से। इसके अतिरिक्त ब्रोंकी एवं ब्रोंकियोल्स डायफ्राम जो होता है वो भी सहायता करता है श्वसन में, और इंटरकोस्टल पेशियां जो होती हैं वो भी सहायता करती है हमारे श्वसन में। जो श्वसन क्रिया होती है उसमें सहायता करती है। आगे बात करते हैं। देखिए, श्वसन के बारे में देखिए, नेक्स्ट बात करें आगे। तो देखिए, नाक श्वसन मार्ग का प्रथम अंग होता है। जो प्रथम अंग है वो हमारा नाक होता है, जहां से हमारी श्वसन क्रिया स्टार्ट होती है। ग्रसनी पाचन व श्वसन तंत्र दोनों के अंतर्गत आती है। जो हमारी ग्रसनी आती है वो पाचन के अंतर्गत भी और श्वसन के अंतर्गत भी, दोनों तंत्र के अंतर्गत आती है हमारी ग्रसनी। वायु ग्रसनी से होते हुए श्वास नली में पहुंचती है। ठीक है, वायु जो होती है वो ग्रसनी से होते हुए कहां पर पहुंचती है? श्वास नली के अंदर पहुंचती है, और श्वास नली बक्स गुहा में विभाजित होकर दो श्वास नलियों में बट जाती है। कितनी श्वास नलियों में बट जाती है? दो श्वास नलियों में बट जाती है। प्रत्येक श्वसनी फेफड़ों में पहुंचकर श्वास नलिकाओं में बट जाती है। इनका अंतिम छोर वायु कोश में खुलता है। जो अंतिम छोर होता है वो कहां पर खुलता है? वायु कोश के अंदर खुलता है। और प्रत्येक वायु कोश जो होता है वो फेफड़ों की संरचनात्मक एवं कार्य की इकाई होती है। जो संरचना होती है फेफड़ों की और जो कार्य करने वाली इकाइयां होती हैं वो सभी कहां पर होती है? फेफड़ों की श्वसन कोश। ठीक है, जो प्रत्येक श्वसन कोश होती है वो होती है फेफड़ों की संरचनात्मक व कार्यात्मक इकाई। ठीक है, जो संरचना और कार्य करती है वो होती है वायु कोश। ठीक है, किसकी? फेफड़ों की। बात करती है फेफड़ों के बारे में। देखिए, लंग्स के बारे में। किन के बारे में बात करें? लंग्स मतलब फेफड़ों के बारे में। तो देखिए, हम फेफड़ों के बारे में बात करने के लिए देखिए, बक्स गुहा में दोनों तरफ एक एक स्पंजी गुलाबी और लगभग शंक्वाकार फेफड़ा पाया जाता है। कैसा फेफड़ा पाया जाता है? गुलाबी, स्पंजी, गुलाबी और शंक्वाकार। ठीक है, बाएं फेफड़े की अवतली खांच को हृदयी खांच कहते हैं। क्या कहते हैं? हृदयी खांच कहा जाता है। जो बाएं फेफड़े की अवतली खांच होती है उसको कहा जाता है, जिसमें हृदय स्थित रहता है। क्या रहता है उसके अंदर? हृदय स्थित रहता है, इसी वजह से उसको हृदय खांच कहा जाता है। आगे बात करते हैं। देखिए, फेफड़ों तक अशुद्ध रक्त फुसफुस धमनी द्वारा पहुंचाया जाता है। जो फेफड़ों तक अशुद्ध रक्त पहुंचाया जाता है वो फुसफुस ध्वनियों के द्वारा पहुंचाया जाता है। यह मानव शरीर की एकमात्र धमनी है जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है। मतलब सभी जो धमनियां होती हैं उसके अंदर शुद्ध रक्त बहता है। केवल फुसफुस धमनी को छोड़ करके सभी में शुद्ध रक्त बहता है। केवल फुसफुस धमनी में ही अशुद्ध रक्त बहता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखिए, फेफड़ों द्वारा शुद्ध क्रिया हुआ, जो फेफड़ों के द्वारा शुद्ध किया जाता है वह रक्त फुसफुस सिराओं द्वारा हृदय के बाएं आलिंद में पहुंचाया जाता है। मतलब सिराओं के अंदर अशुद्ध रक्त बहता है, केवल फुसफुस सिरा के अंदर शुद्ध रक्त बहता है,
और वह हृदय के बाएं अलिंद तक पहुंचाया जाता है फुफ्फुस सिरा के द्वारा। यह मानव शरीर का एकमात्र सिरा है जिसमें शुद्ध रक्त बहता है। क्या बहता है उसके अंदर? शुद्ध रक्त बहता है। डायफ्राम की उपस्थिति स्तनधारियों का मूलभूत लक्षण होती है। जो डायफ्राम होता है उसकी उपस्थिति स्तनधारियों का मूलभूत लक्षण होती है। आगे बात करती हैं, देखिए श्वसन के बारे में। श्वसन के बारे में आगे बात करें तो देखिए, नंबर 1, श्वसन एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसमें ऊर्जा का उत्पादन होता है। ऊर्जा क्या होती है? उत्पन्न होती है श्वसन के द्वारा। इस प्रक्रिया में सामान्य स्थितियों में ग्लूकोज का ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकरण होता है। ये ऑक्सीजन गलत लिख दिया, यहां पर क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण होता है तथा ऊर्जा विमुक्त होती है। ऊर्जा क्या हो जाती है? हमारी विमुक्त हो जाती है। इसी कारण ग्लूकोज को कोशिकीय ईंधन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोशिका का ईंधन या कोशिकीय ईंधन कहा जाता है ग्लूकोज को। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखिए, श्वसन की प्रक्रिया जीव जंतुओं तथा पेड़ पौधों सभी में समान रूप से होती है। मतलब समान रूप से पाई जाती है श्वसन की क्रिया जीव जंतु और पेड़ पौधों के अंदर, और जो जीवित हैं वही श्वसन करते हैं। ठीक है, मैंने आपको बता दिया है, जब मैंने आपको कोशिका पढ़ाई थी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बारे में मैंने आपको बताया है। ठीक है, मनुष्य में किस तरीके से होता है, पेड़ पौधों में किस तरीके से होता है, वो मैंने आपको सभी बताया है। श्वसन क्रिया को निम्नलिखित समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है। अब देखिए कैसे। ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, मतलब ग्लूकोज मिलते हैं C6H12O6 और ऑक्सीजन मिलते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं आगे? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्लस ऊर्जा मुक्त करते हैं। मतलब ग्लूकोज और जो ऑक्सीजन होते हैं ये मिलकर के आपस में क्या बनाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा। ठीक है, इस तरीके से ऊर्जा भी मुक्त होती है। मतलब CO2, H2O और एनर्जी में बदल जाती है। ठीक है, कितने? 673 किलो कैलोरी ऊर्जा के अंतर्गत बदल जाती है। आगे बात करते हैं। देखिए, आगे बात करें, देखिए वातावरण के बारे में। तो वातावरण से ली गई वायु में 21% ऑक्सीजन होती है। कितने प्रतिशत ऑक्सीजन होती है भाई? 21% ऑक्सीजन होती है तथा 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड होती है। मतलब 0.03% तो कार्बन डाइऑक्साइड होती है और 21% ऑक्सीजन होती है जो बाहर से वातावरण से हम वायु ग्रहण करते हैं। जबकि नाक द्वारा छोड़ी गई सांस में लगभग 16% ऑक्सीजन होती है तथा 3.6% कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ठीक है, मतलब जब हम ऑक्सीजन को अंदर ग्रहण करते हैं, ठीक है, या फिर हम वायु को अंदर ग्रहण करते हैं तो उसके अंदर हमारी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम होती है और ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है। मगर जब हम सांस लेते हैं और उसके कारण विघटन होता है अंदर ग्लूकोज की उपस्थिति के कारण, जिससे ऊर्जा निकलती है, ऊर्जा विमुक्त होती है, उसी के कारण अधिकता हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड की जो बाहर निकलती है, जो वायु बाहर निकलती है उसमें। ठीक है, जो हम लेते हैं उसके अंदर कम होती है मगर जब छोड़ते हैं तो वो अधिक होती है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है जो एनर्जी में विमुक्त हो जाती है, एनर्जी जिससे पैदा हो जाती है ग्लूकोज की उपस्थिति के कारण। आगे बात करते हैं। देखिए, फेफड़ों के एल्वियोली में बाहर से ली गई वायु में उपस्थित O2 तथा एल्वियोली के ऊपर मौजूद केशिकाओं में प्रभावित अशुद्ध रक्त में उपस्थित CO2 का श्वसन झिल्ली द्वारा होने वाला आदान प्रदान गैस विनिमय कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? गैस विनिमय कहलाता है। मतलब कि जो फेफड़ों के एल्वियोली होते हैं वो जब बाहर से क्या ग्रहण करते हैं? वायु लेते हैं, जिसके अंदर क्या होती है? O2 उपस्थित होती है, और जी एल्वियोली की जो ऊपर मौजूद केशिकाएं होती हैं जिनमें अशुद्ध रक्त होता है और उस अशुद्ध रक्त में उपस्थित होती है CO2,
तो उसकी जो श्वसन झिल्ली होती है उसके द्वारा जो आदान प्रदान किया जाता है उसको हम विनिमय कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? उसको गैस विनिमय क्रिया कहा जाता है या गैस विनिमय कहा जाता है। जैसे कि गैस जो विनिमय विसरण विधि द्वारा होता है, जो ये होता है, ये जो सारी प्रक्रिया होती है इसको कहा जाता है गैस विनिमय विसरण विधि। क्या कहा जाता है इसको? गैस विनिमय विसरण विधि कहा जाता है। आगे बात करें, देखिए आगे बात करें, देखिए श्वसन की दर वयस्क मनुष्य में 12 से 15 बार प्रति मिनट होती है। मतलब जो हमारा वयस्क होते हैं उनके अंदर जो श्वसन की दर होती है 12 से 15 बार होती है प्रति मिनट में, तथा शिशु जो होते हैं उनमें लगभग 44 बार होती है प्रति मिनट के अंदर। मतलब जो शिशु होते हैं वो जल्दी सांस लेते हैं, जल्दी सांस लेते हैं, मगर जो वयस्क होते हैं वो धीरे धीरे सांस लेते हैं। मतलब उनके अंदर जो प्रति मिनट सांस लेने की क्षमता होती है वो कम हो जाती है, मगर शिशु के अंदर ज़्यादा होती है। ठीक है। श्वसन क्रिया पूर्ण रूप से तंत्रिकीय नियंत्रण में होती है। जो तंत्रिकीय नियंत्रण होता है उसके नियंत्रण में ही होती है हमारी पूरी श्वसन क्रिया। आगे बात करें, देखिए हम ऑक्सीजन का परिवहन के बारे में। ठीक है, किसके बारे में बात करेंगे? ऑक्सीजन का परिवहन। तो देखिए हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ मिलकर अस्थायी यौगिक ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है। जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है वो क्या करता है? ऑक्सीजन के साथ मिलकर के ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर Hb जो है जब O2 से मिल जाता है तो HbO2 का निर्माण कर देता है। किसका? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है। कौन? हमारा हीमोग्लोबिन जो होता है। मनुष्य में श्वसन रंजक हीमोग्लोबिन होता है जो डीऑक्सीजनेट हीमोग्लोबिन का रंग बैंगनी होता है। जो क्या होता है? डीऑक्सीजिनेटेड होता है हीमोग्लोबिन, उसका रंग कैसा होता है? बैंगनी होता है। जबकि ऑक्सी हीमोग्लोबिन का जो रंग होता है वो चमकदार लाल होता है। कैसा होता है भाई? चमकदार लाल होता है। यही कारण है कि ऑक्सीकृत अर्थात ऑक्सी हीमोग्लोबिन युक्त शुद्ध रक्त चमकीला लाल होता है। कैसा होता है भाई? जिसके अंदर ऑक्सीजन मिलती है तो वो क्या होता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो रक्त होता है वो कैसा होता है भाई? वो लाल होता है, एकदम चमकदार लाल होता है। तथा अशुद्ध रक्त बैंगनी रंग का होता है। जो शुद्ध रक्त होता है वो कैसा होता है? चमकदार लाल होता है। परंतु जो अशुद्ध रक्त होता है वो कैसा होता है भाई? वो बैंगनी रंग का होता है। कैसा होता है भाई? बैंगनी रंग का होता है। आगे बात करें, देखिए आगे बात करें, देखिए कि एक सामान्य व्यक्ति में हीमोग्लोबिन की मात्रा औसत रूप से 15 ग्राम प्रति 100 मिली रक्त होता है। कितना होता है? 15 ग्राम प्रति 100 मिली रक्त होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड मतलब CO जो होती है उसका प्रभाव के बारे में बात करें। देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड एक अत्यंत जहरीली गैस है। कैसी है भाई? बहुत ज्यादा जहरीली गैस होती है। और CO के प्रति जो हीमोग्लोबिन होती है उसका आरक्षण ऑक्सीजन से लगभग 250 गुना होता है। मतलब कि जो CO होती है वो हीमोग्लोबिन को 250 गुना आकर्षित करती है ऑक्सीजन की अपेक्षा। ठीक है, किसको? हीमोग्लोबिन को। कौन? कार्बन मोनोऑक्साइड मतलब CO जो है वो ऑक्सीजन से 250 गुना आकर्षित करती है हीमोग्लोबिन को। और CO की उपस्थिति में मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड की उपस्थिति में हीमोग्लोबिन इससे अभिक्रिया कर लेता है। मतलब जो हीमोग्लोबिन होता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड से अभिक्रिया कर लेता है, जिससे क्या होता है? इसकी O2 को ले जाने की क्षमता कम हो जाती है। मतलब जो ऑक्सीजन को ले जाने की क्षमता क्या हो जाती है? वो कम हो जाती है। इसके फलस्वरूप क्या होता है कि रक्त में O2 की कमी के कारण मस्तिष्क अवचेतन अवस्था में चला जाता है। जो मस्तिष्क होता है वो क्या होता है? हमारा अवचेतन अवस्था में चला जाता है तथा लंबे समय की अवचेतन अवस्था मृत्यु का कारण बन जाती है। मतलब जब कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा हमारे रक्त के अंदर ज़्यादा हो जाएगी और हीमोग्लोबिन जो है वो मिलकर के
कार्बन मोनोऑक्साइड से क्रिया करके ऑक्सीजन की मात्रा को कम कर देगा, जिससे कि यह एक जहर का कारण बन जाएगी, जिसके कारण क्या होगा, जो हमारा मस्तिष्क होता है उसके अंदर अचेतन अवस्था जाती है, मतलब कि एक तरीके से आदमी बिल्कुल चैतन्य खो देता है, मतलब अपनी समझ खो देता है, जिसके कारण क्या होता है कि आदमी की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट बात करते हैं ऊंचाई एवं श्वसन के बारे में। ठीक है, तो देखिए बात करें ऊंचाई एवं श्वसन के बारे में बात करें। जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं, हवा का घनत्व तथा ऑक्सीजन की मात्रा घटती जाती है। मतलब जितने हम ऊंचाई पर जाएंगे उतने ही हमारे हवा का घनत्व और ऑक्सीजन की मात्रा घटती चली जाती है। इस कारण रक्त में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। जो हमारा रक्त होता है उसके अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसे हाइपोक्सिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जिसको हाइपोक्सिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाइपोक्सिया कहा जाता है, हमारे रक्त के अंदर ऑक्सीजन की कमी होने को। ऊंचाई पर रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा को आवश्यक स्तर पर लाने से शरीर में आरबीसी का उत्पादन बढ़ जाता है। मतलब कि एक तरीके से स्थिर बनाने के लिए क्या होता है, जो हम ऊंचाई पर जाते हैं ऑक्सीजन को बनाए रखने के लिए, स्थिर बनाने के लिए हमारे जो आरबीसी की संख्या होती है वो बढ़ जाती है, लाल रक्त कणिकाओं की, और रक्त में आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है। साथ ही श्वसन दर भी तीव्र हो जाती है, मतलब हम जल्दी जल्दी सांस लेने लगते हैं। देखिए एक नोट है, महत्वपूर्ण बात है कि रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आने से श्वास की गति बढ़ जाती है। मतलब जो ऑक्सीजन की सांद्रता होती है उसके अंदर कमी आने से जो श्वास की मात्रा होती है, श्वास की गति होती है, वो बढ़ जाती है। मतलब श्वास हम जल्दी जल्दी लेने लगते हैं। आगे बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट, देखिए आपका टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।